हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरफ। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं होम साइंस का। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ये महाराष्ट्र एमएच सेट का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपको उसमें हेल्प करेगा। ये सीरीज ए है, मेरे पास अभी सीरीज बी भी है, तो पहले हम ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सीरीज बी सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 4 पार्ट में सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और अगर उसके पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांस फैट्स आर नॉट प्रेजेंट इन। जो ट्रांस फैट हैं वो किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं? ऑप्शंस क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मार्जरीन, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स या एग। तो एग में ट्रांस फैट प्रेजेंट नहीं होता है। और ट्रांस फैट क्या होते हैं? जो लिक्विड ऑयल होते हैं उनको हम यूज करते हैं जो कि सॉलिड में टर्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग कुछ शॉर्टनिंग यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब कभी पूड़ी बनाने में या कुछ नमकीन बनाने में जो आटे में जो तेल मिलाया जाता है वो बाद में सॉलिड में टर्न हो जाता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांस फैट होता है। या फिर ऑयल जो है वो बार बार रीहीट हो रहा है, तब इसमें ये जो सिस फॉर्म, ऑयल मेनली सिस फॉर्म में होता है, जब ये बार बार हीट होगा तब ये ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो ट्रांस फैट होता है ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो जो ट्रांस फैट है वो एग में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ डाइटरी फैट। इसमें से जब फैट का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है तब क्या बनता है? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन मीन्स फैट में आपको मॉइस्चर मिल रहा है या एयर का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, या फिर ऑयल की फैट है या ऑयल है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसमें मॉइस्चर आ गया है या कोई बैक्टीरियल एक्शन है या एयर के कांटेक्ट में आके जो उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे क्या बनता है? उससे होता है रैंसिडिटी। और डीनेचुरेशन क्या होता है? कोई भी प्रोटीन है जब उसको हम हीट करते हैं तब उसके नेचर में चेंज हो जाता है। तो ये जो नेचर में चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जैसे एग है, अगर हम एग को जब हम कुक करते हैं तब ये हार्ड हो जाता है। ये पहले एग कैसा था? एग को पहले तोड़ो तो अंदर एग में एग योक है, ये सब पूरा क्या लिक्विड फॉर्म में है। जब इसको हम कुक करते हैं या हीट करते हैं तब ये हार्ड हो जाता है, तब इसके प्राइमरी नेचर में चेंज हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जब हम प्रोटीन में हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के बाद उसके नेचर में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, हेडोनिक स्केल इज यूज्ड इन। हेडोनिक स्केल इसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ फूड, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ फूड। कोई भी फूड है उसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम उसको क्या रेटिंग दे रहे हैं उसके लिए हम हेडोनिक स्केल यूज करते हैं। इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, मीन्स 1 से लेके 9 तक इसमें पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट में आपको होगा एक्सट्रीमली डिसलाइक, उसके बाद 9 पे आएगा आपको एक्सट्रीमली लाइक। इसके बीच में आपको आता है एक्सट्रीमली डिसलाइक, डिसलाइक, लाइक, वेरी मच लाइक। इसके बीच में आपको पूरे 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट की एक स्केल होती है जिसपे आपको फूड को रेट करना होता है कि आपको फूड का ओवरऑल, जो फूड आपने टेस्ट किया है उसका ओवरऑल आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गुड है, नहीं गुड है, आपको कैसा लगा। तो ये हम हेडोनिक स्केल पे रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट को हम आर्टिफिशियली पकाते हैं या राइप करते हैं तो उसके लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? उसके लिए यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल है जिसका यूज किया जाता है फूड को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए। रेसिस्टेंट स्टार्च इज प्रेजेंट इन।
रेसिस्टेंट स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? तो जो रेसिस्टेंट स्टार्च है वो रॉ बनाना में प्रेजेंट होता है। और ये रेसिस्टेंट स्टार्च होता क्या है? मीन्स ऐसे टाइप का कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट करता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको फीड करता है, या हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं उनको फीड करता है, उनको हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा रेसिस्टेंट स्टार्च जो कि पाया जाता है रॉ बनाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इमल्सिफाइंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर and stored in the gallbladder aids in the fat digestion and absorption। एक इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और उसका काम होता है फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तो हमारे लीवर से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट रिलीज होता है? वो होता है बाइल। और ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों है? और यहाँ पे देखो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जब फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट भी होगा। जो फैट और वाटर को बाइंड करके रखे उसको हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इसीलिए बाइल जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ एन इसेंशियल फैटी एसिड, EFA, इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? तो एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जांपल है लिनोलेइक एसिड। आर्जिमान इज अ कॉमन एडल्ट्रेंट इन। आर्जिमान ये एक एडल्ट्रेंट है। एडल्ट्रेंट मीन्स जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें बाहर से कुछ मिला देना जिससे हमारे फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होती है और जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आर्जिमान जो है वो कॉमन एडल्ट्रेंट है। किसमें है? तो आर्जिमान जो है वो ऑयल में एक कॉमन एडल्ट्रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ओनली अ सेट नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। देखो एक इसमें से कौन सा हमारा टाइप ऑफ मेन्यू है, यहाँ पे हमें टाइप ऑफ मेन्यूज के टाइप दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा मेन्यू टाइप है जिसमें हर एक कोर्स के लिए फिक्स्ड प्राइस होते हैं? फिक्स्ड प्राइस वाला मेन्यू हमने कौन सा पढ़ा है? टेबल डे हॉटे मेन्यू। टेबल डे हॉटे जो मेन्यू है इसमें जो नंबर ऑफ कोर्सेज फिक्स होते हैं और उनके प्राइस भी फिक्स होते हैं। हमने दूसरा इसके सेम में क्या पढ़ा है? अला कार्टे मेन्यू। अला कार्टे मेन्यू में आपको एक साइड पे मेन्यूज दिए हैं, सामने आपको प्राइस दिए हैं। जो मेन्यू आपको लेना है वो मेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कोर्स आपको जो फूड आइटम लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। बट यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जो आपका फूड प्रोडक्ट हैं वो फिक्स है कि आपको यही मिलेंगे। वो होता है टेबल डे हॉटे मेन्यू में। इस इन फेनुग्रीक सीड्स हैव हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, हाइपो मीन्स किसी भी चीज को कम करना और ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज। तो फेनुग्रीक सीड में ऐसा कौन सा हम बोल सकते हैं केमिकल पाया जाता है या एजेंट पाया जाता है जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है? यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक तो हाइपो, दूसरा होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम करना या किसी भी लेवल को कम करना। हाइपर का मतलब होता है लेवल को बढ़ा देना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लूकोज के लेवल को या ग्लूकोज के इफेक्ट को कम करने वाला एजेंट कौन सा है? वो है ट्राइगोनेलिन। ये ट्राइगोनेलिन जो है ये फेनुग्रीक सीड में पाया जाता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है या ग्लूकोज के लेवल को कम करने में हेल्प करता है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इनमें से हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसकी है? ऑप्शंस क्या है? कुकुम्बर, ब्रेड, आइसक्रीम, वाटरमेलन। तो ब्रेड की जो अगर हम बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 70 होती है। अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो 61 होती है। वाटरमेलन की 72 होती है। कुकुम्बर में
कुकुम्बर तो स्वीट होता नहीं है, तो इसकी हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है, किसकी है? तो हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाटरमेलन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। इनमें से कौन सा एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है? एंटी न्यूरेटिक फैक्टर जो नर्व्स में इन्फ्लेमेशन करता है, और ये होता किसकी वजह से है? ये बेरी की वजह से होता है। जब बेरी रोग होता है या बेरी डिजीज होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होता है। और बेरी होता है किसकी डेफिशिएंसी से है? हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी होता है, और विटामिन बी में भी थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो जो एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है जो कि नर्व्स में इन्फ्लेमेशन मतलब एक जो एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है इनमें से, तो वो है थायमिन। और ये न्यूरेटिक फैक्टर या जो हमारे नर्व्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो क्यों होता है? वो होता है जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है और बेरी डिजीज हो जाती है, और बेरी डिजीज में हमारे नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। बोन मिनरल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग। अगर बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करनी है तो इनमें से हम क्या यूज करेंगे? वो होता है डेक्सा, डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीटर। तो डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीटर, इसका काम होता है बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करना। ये एक टाइप का एक्सरे है जो बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम बोन्स में कितना मिनरलाइजेशन हुआ है, कितना कैल्शियम डिपोजिशन हुआ है, ये हमको मेजर करने में हेल्प करता है। तो वो है डेक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक टर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आपको बताना है अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या काम है। अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या काम है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शंस क्या हैं? डायूरेसिस, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलस, मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो है एल्वियोलस से मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, इन दोनों हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है एल्वियोलस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ हेल्दी पर्सन शुड बी। कोई जो हेल्दी पर्सन है उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? तो फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 80 to 100 mg पर DL होना चाहिए। फास्टिंग का ये काउंटिंग है कि फास्टिंग में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो 80 से 100 mg पर DL होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। फूड बैलेंस शीट मेथड इज एम्प्लॉयड when information regarding the unavailability of food is needed। जब हमको फूड की कितनी अवेलेबिलिटी है, नहीं अवेलेबिलिटी है, इस चीज के बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो तब हम फूड बैलेंस शीट यूज करते हैं। जो फूड बैलेंस शीट मेथड है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन ये फूड अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमको कौन से लेवल पे चाहिए होती है? नेशनल लेवल पे। जब नेशनल लेवल पे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, फूड की अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो फूड बैलेंस शीट मेथड यूज होता है नेशनल लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। शुगर एल्कोहल्स आर। जो शुगर एल्कोहल हैं ये क्या होते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? कैरियोजेनिक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरी स्वीटनर या जीरो कैलोरी स्वीटनर। तो जो शुगर अल्कोहल्स हैं ये हमारे लो कैलोरी स्वीटनर होते हैं। नॉर्मली जो हम शुगर ले रहे हैं उसमें से जितनी हमको कैलोरी मिल रही है उसकी 1/3 कैलोरी हमको शुगर अल्कोहल से मिलती है। मीन्स ये लो कैलोरी स्वीटनर्स हैं, या इनको हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल टाइप के स्वीटनर हैं जिनमें से हमको
जो फुल कैलोरी, जैसे हमने अगर 1 ग्राम शुगर लिया उससे हमको 9 किलो कैलोरी मिल रहा है, लेकिन जब हम यही शुगर अल्कोहल लेंगे तो हमको इसका 1/3 किलो कैलोरी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ये लो कैलोरी स्वीटनर्स है। सबला इज अ प्रोग्राम टू इंप्रूव आयरन स्टेटस ऑफ। सबला एक प्रोग्राम है आयरन का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए। तो ये किसके लिए है? प्रेग्नेंट वुमेन, स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो ये एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है सबला प्रोग्राम, जो आयरन के स्टेटस को इंप्रूव करता है। आयरन के स्टेटस को इंप्रूव करने के साथ साथ सबला में क्या होता है, जो भी एडोलसेंट गर्ल हैं उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एजुकेशन दिया जाता है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे गर्ल्स जो है वो अपना ओवरऑल जो उनका वेलबींग है उसको इंप्रूव कर सके। तो सबला में क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ जिससे वो अपने ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव कर सके या अपने लिए वो कुछ अर्निंग कर सके। तो सबला जो प्रोग्राम है ये एडोलसेंट गर्ल के लिए है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो टेक्सटाइल मटेरियल दैट मेल्ट एंड फ्लो व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर आर। टेक्सटाइल मटेरियल जब उनको हम हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तब वो मेल्ट हो जाते हैं। ये कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिनको हम हाई टेम्परेचर पे जब हम इनको हीट करते हैं तब ये मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटनिंग इज अ प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। वेटनिंग एक प्रोसेस है, इसको हम या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली एक फिनिशिंग प्रोसेस है। तो ये फिनिशिंग जो प्रोसेस है ये कौन से, देखा कॉटन, वूल, सिल्क या एस्बेस्टस, इसमें से कौन सा फाइबर है जिसमें वेटनिंग की प्रोसेस यूज की जाती है? तो ये यूज की जाती है सिल्क में। वेटनिंग का मतलब क्या होता है, इसको सिल्क को हम वेटनिंग से ट्रीट करते हैं जिससे इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती है। और वेटनिंग हम किससे करते हैं? वेटनिंग हम करते हैं स्टेनस क्लोराइड से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिल्क में जो वेटनिंग की प्रोसेस होती है, वेट बढ़ाने की प्रोसेस होती है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि सिल्क को थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और वेटनिंग की जो प्रोसेस है इसमें जो केमिकल यूज होता है वो होता है स्टेनस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, बॉन्डेड फैब्रिक्स आर मेड बाय। जो बॉन्डेड फैब्रिक हैं वो किससे बने होते हैं? तो सिंपल सी पहले हम बात करते हैं, जो ये बॉन्डेड फैब्रिक हैं ये नॉन वुवन होते हैं, मीन्स इनको डायरेक्ट फाइबर से, हमारे पास जो फाइबर है फाइबर से डायरेक्ट हम फैब्रिक बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे फाइबर हैं, इनको हमने रखा, कंप्रेस किया, प्रेस करके इनको हमने एक फैब्रिक बना दिया। तो जब हम फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बनाते हैं तो ये क्या, इसमें जो फाइबर्स हैं वो इजिली निकल आते हैं या टीयर हो जाते हैं, तो ये वीक होते हैं। तो इनके ये वीक होते हैं, इनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन पे हम लैमिनेटिंग करते हैं। तो जो बॉन्डेड फैब्रिक्स होते हैं ऐसे फैब्रिक होते हैं जो डायरेक्ट फाइबर से बने होते हैं, नॉन वुवन फैब्रिक होते हैं और इनके ऊपर एक लैमिनेशन दिया जाता है, इनको हम कहते हैं बॉन्डेड फैब्रिक। और बॉन्डेड फैब्रिक के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वेट वाइप्स आते हैं जो आजकल, वाइप्स, उसके बाद सर्जिकल गाउन्स, ये सारे एग्जांपल हैं बॉन्डेड फैब्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? Which of the following is a preparatory process for dyeing and printing cotton fabric? कोई कॉटन का फैब्रिक है, उसको डाई और प्रिंट करने से पहले उसमें क्या हम प्रिपरेटरी प्रोसेस करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? डिसाइजिंग, एंटीस्टैटिक, फ्लेम प्रूफ या सैनफोराइजेशन। तो सैनफोराइजेशन ये फिनिशिंग प्रोसेस है, फ्लेम प्रूफ ये फिनिशिंग प्रोसेस है, एंटीस्टैटिक ये फिनिशिंग प्रोसेस है। तो डिसाइजिंग, डिसाइजिंग का मतलब होता है जो भी हमारा कॉटन फैब्रिक है उसमें जो स्टार्च लगा हुआ है उसको रिमूव करना। तो जब भी हम कॉटन फैब्रिक को
डाइंग या प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम डीसाइजिंग करते हैं, क्योंकि अगर फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे स्टार्च या कुछ लगा हुआ है, हमने इसके ऊपर डाइंग कर दी या प्रिंटिंग कर दी, तो जब भी हम फैब्रिक को वॉश करेंगे स्टार्च निकलेगा तो साथ में हमारा प्रिंट भी निकल जाएगा। तो इसीलिए जो कॉटन फैब्रिक है उसमें जब हम डाइंग या प्रिंटिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम जो फैब्रिक है फैब्रिक पे हम डीसाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग बोथ साइड्स ऑफ फैब्रिक एट द सेम टाइम इज। कोई फैब्रिक है, सेम टाइम में हमको उस पे दोनों साइड पे प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? रसिस्ट प्रिंटिंग, इकत प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग या डुप्लेक्स प्रिंटिंग। तो जब हमको फैब्रिक प्रिंट करना है और सेम टाइम पे हमको उसकी बोथ साइड या दोनों साइड पे प्रिंट करना है, उसमें जो मेथड यूज होता है दैट इज ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में रोलर्स होते हैं जो दोनों तरफ इनग्रेव्ड होते हैं, तो ये कपड़े में दोनों तरफ से प्रिंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इज अ फुलकारी worn by bride at the time of marriage ceremony। फुलकारी से बना हुआ एक आइटम, फुलकारी क्या है? ये एम्ब्रॉयडरी है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ एक आइटम जो कि ब्राइड पहनती है अपनी मैरिज सेरेमनी के टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? तो पहले तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप बताइए जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है ये कहाँ फेमस है? ये तो सबको पता होगा कि कहाँ फेमस है। इसके साथ साथ ट्विस्ट ये है कि जो हम फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो हम किस टाइप के थ्रेड से करते हैं, किस टाइप के धागे से हम फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं उसमें हम किस टाइप का धागा या किस टाइप का थ्रेड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दो हो गए, एक तो फुलकारी जो एम्ब्रॉयडरी है ये फेमस कहाँ है, प्लस इसमें जो हम थ्रेड यूज करते हैं वो थ्रेड कैसा होता है। इसके पहले क्वेश्चन आपके पास था सोनो अल्ट्रा क्या था? सोनोग्राफी। तो वो जो अल्ट्रासाउंड है सोनोग्राफी वो किस चीज के लिए यूज होता है? तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो जो फुलकारी के द्वारा बनाया हुआ आइटम जो ब्राइड अपनी मैरिज सेरेमनी के टाइम पहनती है उसको हम बोलते हैं सुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। जो सैंपल है वो हमारे इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइप के सैंपल को हम क्या कहते हैं? मीन्स हमारे पास सैंपल है, अनआइडेंटिफाइड सैंपल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें से हमको सैंपल को प्रेजेंट करना है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको अलग अलग से डिफाइन करना या उसको अलग अलग कैटेगरीज में करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये टोटल क्वेश्चन इसमें 100 हैं जिनको हम 4 सेट में सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है वे टू जेआरएफ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।